हेलो एवरीवन। यूके ट्रिपल एससी ने आज 21 सितंबर को एक और एग्जाम वीडियो पटवारी का कंडक्ट करवाया है। आशा करता हूं आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। इस एग्जाम में रीजनिंग पोर्शन से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन्हें मैं यहां पर सॉल्यूशन के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप चेक करना कि आपके कितने आंसर्स बिल्कुल सही हुए। हालांकि इस एग्जाम के बारे में कहा जा रहा है कि एग्जाम पेपर जो है वो एग्जाम होने से पहले ही आउट हो गया था, बट देखते हैं एक दो दिन में क्या बातें सामने आती हैं। फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता। फिलहाल मेरे पास सेट बी है और सेट बी में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक जो थे वो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। तो आपका जो भी सेट रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को चेक कर लेना। फिलहाल सेट बी में जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का, और देखो इसमें क्या दिया हुआ है। 6 विद्यार्थी हैं, ए से लेकर एफ तक मैदान में बैठे हुए हैं और कहा गया है कि ए और बी नेहरू घर, जबकि बाकी के जो हैं विद्यार्थी गांधी घर से संबंध रखते हैं। यहाँ पर बोला है कि डी और एफ लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। तो देखो इसको ना हम ऐसे लिख लेते हैं कि डी और एफ को हमने ऊपर लिख लिया और बाकी के जो बचे वो कौन कौन है, ए है, बी है और सी और ई है। ये चारों के चारों जो हैं वो छोटे हैं। फिर आगे कहा कि ए, सी और डी जूते पहने हुए हैं, और उसके बाद में कहा है जबकि अन्य जो है वो नहीं पहने हुए हैं। मतलब इन तीन को हम हटा देते हैं, एक ए हुआ, एक सी हुआ और एक डी हुआ। इन तीनों ने शूज पहने हुए हैं और इनके अलावा बाकी जो है उन्होंने शूज पहने हुए नहीं हैं। तो कहा है तो कौन से दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं और वो छोटे हैं। तो ये छोटे वाले की लिस्ट तो यही थी ना, इसमें कौन कौन बचा, बी और ई। इसका मतलब सी ऑप्शन जो था ना इस क्वेश्चन का करेक्ट था, आपको सी मार्क करना चाहिए था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें ये कहा गया है कि एक खुले मैदान में ए और बी किसी बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन टेस्ट का था, तो हम इसमें क्या काम करते हैं, दोनों को कहीं पर खड़ा कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर दो लोग खड़े थे, ए और बी। इसमें कहा है कि ए का जो मुख है वो उत्तर की तरफ था और बी का मुंह दक्षिण की तरफ था। तो ऐसे मानो कि ए ने ऊपर की साइड मुंह किया हुआ होगा और बी ने नीचे की साइड मुंह किया होगा, क्योंकि हम जो डायरेक्शन बनाते हैं उसमें ऊपर नॉर्थ बनाते हैं और नीचे साउथ बनाते हैं। फिर आगे कहा गया है ए अपने दाहिनी तरफ 8 किलोमीटर चलता है। अगर ए अपने दाहिनी तरफ चलेगा तो देखो, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका राइट साइड होगा ये, जो कि ईस्ट डायरेक्शन है। तो वो इस डायरेक्शन में कितने किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर जा रहा है। तो 8 हमने उसको यहाँ चला दिया। फिर कहा गया है और बी अपने बाईं तरफ 2 किलोमीटर चलता है। अगर कोई व्यक्ति साउथ की तरफ मुंह किए हुए है तो उसका बायां भी ईस्ट ही होगा। तो वो यहाँ पर कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। तो सपोज वो यहाँ तक पहुंचा होगा, ये 2 किलोमीटर हो गया। ए इस पॉइंट पर है और बी इस पॉइंट पर है। फिर आगे ये कहा गया है अब ए दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। तो ए जो है वो तो साउथ की तरफ चलेगा, यानी कि वो नीचे की साइड जा रहा है। और फिर बी जो है वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा में। तो देखो, अब ये जाना तो चाहिए था सामने की साइड को यहाँ से भी, लेकिन वो यहाँ से इस वाली डायरेक्शन में मुड़ गया। कितने डिग्री, 45 डिग्री। और फिर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते आगे पहुंचता है। तो देखो इसमें कहा है कि और चलना शुरू करता है। कुछ समय पश्चात वे बिंदु पी पर मिलते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है ना मिलने वाला, ये पॉइंट पी है। तो पूछा है कि बिंदु पी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला। यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है ये आपको निकालनी है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बनता है, तो इधर साइड में 90 बनेगा, तो इधर भी कितना बनेगा, 45। और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि दोनों साइडें बराबर है। ऐसे ही यहाँ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इधर भी 45 बनेगा यहाँ पर, और 45 बनेगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, 8 में से 2 माइनस किया तो ये 6 बची। तो इधर साइड में भी 6 ही होगी और ये 6 है। तो आप देखो कि अब हमारे पास जो ट्राइंगल बना वो ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बना कि ऐसे करके बना हुआ है ये इस तरह से। एक साइड उसकी 8 है और दूसरी साइड 6 है, तो तीसरी साइड कितनी होगी, 10। यानी कि इसका सी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। ये कैसे निकाला मैंने, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या फिर आप ट्रिपलेट याद रखो कि 6, 8, 10 की ट्रिपलेट होती है। या ऐसे कहो कि ये जब तीसरी वाली साइड मुझे निकालनी होगी तो मैं 8 का स्क्वायर करूंगा और 6 का स्क्वायर करूंगा और दोनों का स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64 और प्लस 6 का 36 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। इसलिए सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, तो उसमें आपको एक वर्ड दिया है एलेक्स, और एलेक्स का कोड आपको दिया हुआ है कितना, 001144025576। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाया है।
ए का जो नंबर होता है वो 1 होता है, एल का होता है 12, ई का होता है 5 और एक्स का होता है 24। तो यहाँ पर दरअसल क्या किया है, इन्होंने 3 डिजिट में इन नंबर्स के स्क्वायर लिख दिए। ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही ये और ऐसे ही ये। देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, 001। एल हो गया आपका 12 और 12 का स्क्वायर 144, उसके आगे लिखा है। ई होता है 5, 5 का स्क्वायर उसके आगे लिखा है, लेकिन 3 डिजिट में लिखा है 025। और फिर एक्स यानी कि 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इसकी हेल्प से हमें कोड बनाना है किसका, एस यू डी का। तो देखो एस होता है आपका 19, यू होता है 21 और डी होता है 4। तो 19 का स्क्वायर होगा 361 और फिर 21 का स्क्वायर होगा 441 और 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी कि इसको लिखेंगे हम 016। तो ये कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है, डी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो आप डी मार्क करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक पंक्ति में पी व्यक्तियों में बॉब का स्थान जो है वो आरंभ से एम तथा अंत से एन है, तब कौन सा विकल्प सदैव सत्य होगा। देखो अगर किसी एक ही व्यक्ति की हमें किसी पंक्ति में लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से पोजीशन दी होती है, तो हम टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों साइड लेफ्ट और राइट की पोजीशन ऐड करके उसमें से -1 कर देते हैं, तो वो वहां से टोटल निकल आता है। अब देखो इसमें भी यही काम करो, तो लेफ्ट से कितना दे रखा है उसका m और राइट से कितना दे रखा है m, तो n प्लस m और -1 कर देंगे टोटल निकालने के लिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, p के। ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है हमारा, a, यानी कि a जो होगा वही हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष के रूप में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि सारे स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो पहला वाला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है और तीसरा भी पॉजिटिव है। तो आप ये बताओ कि पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन तो बनाता ही नहीं है, और पहले वाले में ही नो लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट तो होगा ही नहीं। अगर फर्स्ट नहीं होगा तो देखो डी ऑप्शन तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले को देखो, यहाँ पर ट्री लिखा है और यहाँ पर थ्रेड्स लिखा है। तो ट्री यहाँ पर कहाँ है, थर्ड वाले में, और थ्रेड किस में है, देखो सेकंड में है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों में कोई चीज कॉमन चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर बॉक्सेस कॉमन है, दोनों में है ना कॉमन, लेकिन क्या किसी के साथ में ऑल है, नहीं। देखो यहाँ पर भी सम होगा और यहाँ पर भी सम होगा, तो बॉक्सेस से बॉक्सेस कटेगा नहीं, इसलिए थ्रेड और ट्री में कोई रिलेशन बनेगा नहीं। इसका मतलब दूसरा वाला भी गलत है। फिर इसके बाद में देखिए तीसरे वाले को, तो थर्ड में कहा है कि सम बॉक्सेस आर निडल्स। तो देखो बॉक्सेस जो है हमें सेकंड में दिख रहा है और निडल्स जो है पहले में दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूं तो देखो थ्रेड से थ्रेड कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि एक के साथ में ऑल है। तो हम निडल से बॉक्स की तरफ ऑल का रिलेशन बना लेंगे, और ऑल को हम सम भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब तीसरा वाला तो इसका करेक्ट होगा, और चौथा हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ओनली 3 होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, कि केवल तीसरा वाला जो कथन है वो हमारा सही होगा। एक बार चौथे को भी देख लो कि ये गलत क्यों है। देखो यहाँ पर ट्री लिखा है और ये निडल लिखा है, तो ट्री हमें कहाँ दिख रहा है, ये थर्ड वाले में दिख रहा है, और निडल दिख रहा है हमें फर्स्ट वाले में। तो मुझे पहले और तीसरे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या ये जुड़ सकते हैं, हमने अभी देखा था कि सेकंड और थर्ड ही नहीं जुड़ रहे, तो पहला और तीसरा कैसे जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी गलत होगा। ये चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर आप ये सोचना है कि मैं किस तरह से इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैं इन वीडियोस की लिंक दूंगा। आप वहां से जाकर इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में सीख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, तो 36 में कहा है कि ए और बी जो है वो भाई हैं। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये ए है और ये बी है और ये दोनों क्या है, भाई हैं। ट्राइंगल जो है इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों भाई हैं और मेल हैं। ठीक है, ए का पिता सी है, तो ए के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पर सी को बना दिया, और फिर कहा है कि ई का भाई डी है। अब देखो इसमें ई और डी तो दिख ही नहीं रहे, तो अगले स्टेटमेंट को पढ़ लो कि बी की पुत्री कौन है, ई है। तो बी की अगर पुत्री ई है तो इसको मैंने नीचे बना दिया, और ये सर्कल में क्योंकि ये फीमेल है। फिर कहा है कि ई का भाई डी है, तो यहाँ पर डी बन गया इस तरह से। ये मेरा फैमिली ट्री कंप्लीट। अब देखो आपसे पूछा क्या है कि डी का ताऊ या चाचा कौन है, तो देखो डी का ताऊ या चाचा कौन होगा, उसके पापा का भाई। तो डी के पिता कौन है, बी, और बी का भाई कौन है, ए। तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन जो होगा ना वो करेक्ट होगा, कि डी का जो चाचा या ताऊ है वो कौन है, ए है। इसलिए विकल्प ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, तो उसमें ये कहा गया है कि बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखो जैसे ही आपको पता चला कि 3 भाषाएं हैं, तो आप क्या काम करो,
तीन सर्कल्स कुछ इस तरह से कट करते हुए ड्रॉ कर लो। एक को हमने हिंदी के लिए बना लिया, दूसरे को स्पेनिश के लिए बना लिया और तीसरे को हमने इंग्लिश के लिए बना लिया, क्योंकि तीन भाषाएं हैं। अब देखो इसमें आगे क्या कहा है, इस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, मतलब यही भाषाएं बोलने वाले हैं जो टोटल हैं। फिर कहा गया है कि यदि समूह में दो व्यक्ति कोई दो भाषाएं ही बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला है कि इफ टू पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक एग्जैक्टली टू लैंग्वेजेस, मतलब वो सिर्फ दो ही भाषाएं बोल सकते हैं। तो देखो सिर्फ दो भाषाएं बोलने के लिए एक तो ये वाला ग्रुप है, एक ये वाली जगह है और एक ये वाली जगह है। इनमें से किसी में भी आप टू लिख लो। सपोज मैंने यहाँ पर टू लिख लिया। फिर इसके बाद में क्या कहा है, और एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है। अब तीनों भाषाएं बोलने वाला ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर लिख लिया। तो पूछा है कि समूह में कितने व्यक्ति होंगे। अब देखो यहाँ पर हिंदी के सर्कल में मुझे कितने चाहिए, बोला गया है कि हिंदी बोलने वाले 6 हैं। तो अगर मुझे इस सर्कल के अंदर 6 बनाने हैं तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पर बन गया, तो इधर कितना आएगा 5। ऐसे ही फिर कहा है कि 15 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, तो 2 और 1 3 तो यहाँ पर पहले ही हैं, तो 12 यहाँ बचे। फिर पूछा है कि 6 जो है वो क्या है, अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो 2 और 1 3 तो हमने यहाँ बैठा लिया, तो 3 और यहाँ पर बचे। तो इस तरह से ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा है टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल आप जोड़ो। देखो स्पेनिश वाले टोटल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 हो गए, प्लस इधर के ये 5 बचे, ये और प्लस नीचे 3 बचा। ये टोटल जोड़ने के बाद ये कितना आ गया 23, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, तो इसमें ये कहा गया है कि यदि आज बी की आयु ए की आयु से 10 गुना है। तो मैंने ये कहा कि भाई ए और बी की एज में एक रिलेशन है, कि कहा गया है कि बी की जो आयु है ना वो ए की आयु से 10 गुना है। अगर ए की एज 1 होगी तो बी की कितनी होगी 10 होगी। फिर आगे कहा है और n वर्षों के उपरांत, यहां से हमने n साल के बाद में हम आगे चले गए। और फिर कहा गया है कि बी की आयु ए की आयु का 3 गुना हो जाती है। मतलब ए और बी में अब जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:3 का हो जाएगा। तो पूछा है तब ए की आयु नहीं हो सकती, मतलब इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। तो देखो आप एक बात देखो, यहाँ से अगर मैं n निकालना चाहूँ तो मुझे इन दोनों का रेशियो बराबर करना पड़ता है। ये जो है एज वाले चैप्टर से है, तो देखो यहाँ पर तो 2 का अंतर है और यहाँ पर 9 का अंतर है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूँ तो इसमें मैं 9 का इंटू कर लूँ और ऊपर की साइड में मैं 2 का इंटू कर लूँ, तो नए रेशियो मेरे क्या बनेंगे। देखो इसमें 2 से इंटू हुआ तो ये 2 आएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा 20। और ऐसे ही इसमें 9 से इंटू करें तो ये यहाँ पर 9 आ जाएगा और 9 से इसकी इंटू होगी तो 9 तिया 27। ठीक है, इस तरह से ये दोनों की एज हो सकती है। तब इन दोनों के बीच में 7 साल का अंतर हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन हमारा बन गया वो क्या बन गया कि अगर 2 एज होती ए की तो बी की एज होती 20 साल, और अब से 7 साल के बाद में अगर उसकी एज 9 साल हो जाएगी तो उसकी हो जाएगी 27 साल। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमसे ये कहा गया है कि भाई ए की आयु इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। तो देखो एक सम संख्या जो अभाज्य हो, अब देखो सम संख्या हो और अभाज्य भी हो, वो ए की एज हो सकती है क्या। एक सम संख्या जो अभाज्य हो, अब देखो सम संख्या और अभाज्य भी हो, तो वो तो हमें पहले ही दिख रहा है। देखो 2 जो है वो एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, तो ये तो हो सकती है। फिर दूसरे को देखो, एक संख्या जो सम हो, तो सम हो ही सकती है, 2 सम है तो सही, तो ये भी संभव है। फिर कहा गया है कि एक विषम संख्या हो, तो देखो 9 जो है वो विषम संख्या है और यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई 9 भी हो सकती है। फिर कहा गया है कि एक संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो 9 पूर्ण वर्ग भी है। इसका मतलब यहाँ पर तो मुझे चारों ही ऑप्शन सही लग रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे लिए। आप कमेंट करके बताओ कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सारे ही लग रहे हैं कि सारे के सारे तो संभव हो सकते हैं। इसमें कहा है कि एक ही आयु नहीं हो सकती, देखो 2 भी हो सकती है क्योंकि वो प्राइम भी होती है और इवन भी होती है। और फिर कहा है कि बी सम संख्या, तो 2 सम संख्या ये भी हो सकती है। कहा गया है कि विषम हो सकती है क्या, तो भाई हम बोल देंगे कि 9 तो विषम संख्या है, तो ये भी हो सकती है। और एक संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग भी हो सकती है। भाई 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी संभव है। तो यहाँ पर तो मुझे चारों ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या मार्क किया था या क्या होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, तो उसमें कहा गया है कि एक आयताकार शीट है जिसका परिमाप 11 गुणा 4 है। तो आपसे कह रहे हैं कि कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के पूर्ण वर्ग काटे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो आपको पता है कि इस तरह से एक स्क्वायर शीट है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 4 उसकी चौड़ाई है। आपसे ये कहा गया है कि इसमें से सर्कल कट करना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर।
अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए तो व्यास कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 सेंटीमीटर वाली है इसको हम यहाँ बीच में से कट कर देंगे, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर इधर, और फिर इसमें इस तरह से आपको सर्कल्स कट करके निकालने हैं ऐसे करके। तो आप ये देखो कि इसमें से आप कितने सर्कल्स कट करके निकाल सकते हो। तो आप ये देखो कि यहाँ एक जो लाइन दे रखी है उसमें 11 दिया है। अगर 11 के मैं 2-2 के पेयर बनाऊं तो कितने पेयर बनेंगे 5। मतलब इधर साइड से भी 5 बनेंगे और इधर साइड से भी 5 बनेंगे, तो टोटल 10 सर्कल हम यहाँ से कट कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट था कि 10 सर्कल्स हम पूरे पूरे कट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि दिए गए चित्र में एक डायग्राम आपको दिया हुआ है और कहा है कि मार्ग है ए एम बी मार्ग कौन सा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिया है एक रास्ता ये है, और वृत्ताकार मार्ग ए बी, देखो एक ये सर्कुलर दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे घूमकर, और फिर तीसरा दिया हुआ है ए आर वी, मतलब ए से आर पॉइंट तक जाओ यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक चले जाओ। तो ये 3 रास्ते हैं जिनका नाम D1 D2 D3 है। मतलब पहले वाले को हम D1 कह रहे हैं या यहाँ D1 लिख लेते हैं, दूसरा D2 है और तीसरा D3 है। तो आपसे पूछा है तब सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखो पहले वाले में ये कहा गया है कि इनमें बताना है आपको कौन सा वाला सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अरेंज किया गया है। तो आप ये देखो कि सबसे जो लंबा रास्ता है वो तो यही होगा D1, क्योंकि आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ये एक, 2 हो गया इधर, तो इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा। तो मतलब अगर मैं ये बात करूं कि D1 कितना रास्ता है तो ये है 4 मीटर का, और ये सबसे लंबा रास्ता होगा अगर मैं इसे मीटर में कंसीडर करूं। तो सबसे बड़ा जो है वो किधर साइड में आना चाहिए, इधर साइड में। तो देखो ये वाला तो हो नहीं सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता, तो हमें इन दोनों में से कोई सा सेलेक्ट करना, और दोनों में ही D1 यहाँ पर लिखा है, तो चलो हमें D2 निकालना पड़ेगा। अब देखो हम D2 कैसे निकालेंगे। D2 हम निकालेंगे इसकी हेल्प से। आप देखो ये रास्ता इस तरीके से बना हुआ है, तो ये जो है कि क्या है, एक चतुर्थांश है। अगर मैं एक पूरे सर्कल की बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रास्ता होता है ये इसकी परिधि होती है, सरकमफेरेंस, यानी कि 2πr। और अगर मैं इसको 1/4 कर दूं तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक चतुर्थांश का रास्ता मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसमें हम रेडियस कितनी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस है जो कि हमें कितनी दे रखी है 2। तो आप इससे कैलकुलेट करो कि 1/4 ऑफ, इसको हमने सॉल्व किया 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और इंटू आर कितना लेंगे 2 लेंगे। तो देखो 2 2 जा 4, ये तो कट गया, तो ये कितना आया 22/7, और इसकी वैल्यू कितनी होती है लगभग 3.14। तो आपको ये पता चल गया कि ये इससे तो छोटा ही है, मतलब D2 हमारा कितना आ जाएगा 3.14 मीटर। अब हम निकालेंगे D3 को। तो D3 कैसे निकलेगा, देखो फिर से वही चीज यहाँ पर, यहाँ मेरे पास 2 चतुर्थांश बनेंगे। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे रखा है 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर है। एक तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ और दूसरा यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो आप ये देखो कि अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये एक रेडियस का और ये एक रेडियस का, तो 2 हो गए नहीं हो गए, तो मतलब 2 इंटू कितना 1/4 ऑफ 2πr। 2πr क्या है, परिधि। अब यहाँ जो रेडियस ली जाएगी ना वो ये वाली डिस्टेंस ली जाएगी जो कि कितनी है 1, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7, और इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी 1। अब देखो इस वाले 2 से और इस वाले 2 से ये 4 कट गया, तो टोटल कितना बचा 22/7। इसका मतलब ये भी कितना आएगा 3.14 मीटर ही आएगा। तो यहाँ से D3 भी कितना आ गया 3.14 मीटर। तो आप ये देखो कि D2 और D3 किस में बराबर है, तो पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन वाला पार्ट इन्होंने यूज किया है, क्योंकि ये चतुर्थांश होता है और चतुर्थांश का एरिया हम निकालते हैं 1/4 गुणा 2πr, और 2πr क्या है यहाँ पर परिधि है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी ऑप्शन था। आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ आ गए होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट करके बताओ कि रीजनिंग के क्या 10 के 10 क्वेश्चंस आपने करेक्टली सही किए थे, और बाकी का पेपर जो दिया हुआ था उसका पैटर्न कैसा था और कितना टफ था या इजी था या मॉडरेट रखा था इन्होंने। आप कमेंट करके बताओ, और टोटल आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि उससे एक आइडिया लगेगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है।